वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 4 का चैप्टर 1 कर रहे हैं बेटा आज। आशु अभिनय करेंगे और थिएटर गेम्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। रंगमंच सब्जेक्ट चल रहा है आपका, सेमेस्टर 1, 2, 3 वाले बच्चों का। यूनिट देख लीजिए, ये हो गई, ये हो गई, ये पूरी हो गई। नीचे प्लेलिस्ट का आपकी जो पूरी प्लेलिस्ट बना दी मैंने, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपके फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के, इवन थर्ड वाले बच्चों के भी, जितने भी सेमेस्टर के जो जो सब्जेक्ट करवा दिए, ठीक है, सभी के प्लेलिस्ट के लिंक नीचे होंगे। अब करेंगे यूनिट 4, जिसका चैप्टर 1 में है आशु अभिनय थिएटर गेम्स का विस्तृत परिचय। 2 टॉपिक हैं, दोनों अच्छे टॉपिक है, आसान है। ये वही बता रहे हैं कि आशु अभिनय थिएटर गेम्स, थिएटर गेम के प्रकार, उपयोग वगैरह ऐसी। ये थिएटर में जो गेम्स वगैरह खेली जाती हैं कि ये क्या है गेम्स, इनके बारे में, इनके क्या फ़ायदे हैं, उपयोग क्या है इनके, फटाफट करेंगे। अच्छा टॉपिक है। आशु, आशु का अर्थ क्या है बेटा? डायरेक्ट बेटा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सीधा आपको टॉपिक मिल गया, फटाफट उसी वक्त, कोई डायलॉग्स प्रिपेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक दिया कर आपको उस पर एक्ट करना है, ऐसा वाला, ठीक है। डायरेक्ट कि आपको, आप स्टेज पे खड़े हो, टॉपिक की पर्ची बनी हुई है, जो टॉपिक आपने उठाया उसके ऊपर आपको उसी वक्त बोलना है। कोई टाइम पीरियड नहीं मिलेगा सोचने का, चिट खोली और बोलना स्टार्ट करना है, ऐसे वाला, ठीक है। ऐसा वाला टास्क होते हैं क्लासरूम्स वगैरह में बच्चों को देखने के लिए कि उनकी बोलने की स्पीकिंग स्किल्स कितनी है, कितना उनका मानसिक स्तर कैसा है, कि वो कितना बोल पाते हैं, ठीक है। आशु अभिनय, ये हमारे क्लास, जब मैं स्कूल जाती थी, बहुत बहुत पुरानी बात हो गई अभी वाली, तब हमारे टाइम पे भी होता था, चिट बना देती टीचर, पर्यावरण वाला टॉपिक, नारीवाद वाला टॉपिक, अलग अलग सारे टॉपिक की चिट बनी होती थी। जिसका जो आएगा ना उसको उसके ऊपर बोलना होता था, और इसमें आता था मज़ा, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं आता था। बच्चे ऐसे फटाफट डायरेक्ट नहीं बोल पाते, उन्हें प्रैक्टिस चाहिए, उन्हें एक तो ये पहले टॉपिक तो पता हो। मैं तो बोल देती थी, मैं अब तोड़ जोड़ के ये वो यहाँ से वहाँ से मैं बोल देती थी। मेरे दोस्त नहीं बोल पाते थे, और ऊपर से वो हंसते भी थे। तो टीचर फिर पीटना अलाउड तो नहीं था हमारे स्कूल में मारना, लेकिन टीचर तो मारती थी भाई, क्योंकि वो बिल्कुल आसान टॉपिक होते हैं ना, पानी वानी जल, ये भी नहीं बोल पाते थे वो। तो ये कि इसमें अब इस पे बात की जाएगी कि ऐसा नाटक जो तत्कालीन हो, बिल्कुल उसी वक्त हो, फटाफट आपको बिना सोचे आपने मानसिक स्तर का यूज़ करके, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है उसके हिसाब से करना है। अब इसका उदाहरण पता कौन आएंगे? जो कॉमेडियंस है ना, जैसे कपिल शर्मा है, वो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो है ही ऐसे, वो कॉमेडियन है, वो बहुत टाइम से कॉमेडी करते आ रहे हैं। तो वो एट अ स्टेज फटाफट जोक वो बना देते हैं, सिचुएशन को ख़राब नहीं होने देते, संभालते हैं सिचुएशन को। मान लो कोई ऐसा जोक मारा जो फ्लॉप हो गया, जनता नहीं हंसी, अब कुछ वो कपिल शर्मा जो है ना, खुद वो खुद ऐसा कुछ बोल देंगे कि जनता हंस जाएगी। उसका जोक तो हो गया फ्लॉप, पर ऐसे थोड़ी सन्नाटा चलने देंगे, कैसे अच्छा लगेगा? जनता का हंसना जरूरी है। तो ये फिर वो खुद ऐसा कुछ बोल देते, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर चलता उस वक्त। कल्पना पे आपकी आधारित है ये आशु अभिनय, कि आपकी कल्पना कितनी है, कितनी आप इमेजिनेशन कर सकते हो, फटाफट फटाफट बोलने वाला। क्योंकि देखो बेटा, जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो हर चीज़ थोड़ी ना याद करके आते हैं। तो बेटा ये बहुत फास्ट वाली वो है अभिनय, और ये किस पे डिपेंड है? पूरी ही पूरी आपकी इमेजिनेशन पावर पे, ब्रेन की पावर पे, कि कितना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, कितना आप उस टॉपिक को संभाल पाओगे, और कैसे आप उसको प्रस्तुत करोगे कि जनता बोर ना हो, ठीक है। और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ये टास्क डिफिकल्ट है। जो लोग बहुत टाइम से कर रहे होंगे प्रैक्टिस वगैरह, वो कर सकते हैं, जिनका बोलने का ही काम है। जैसे मुझे अगर कोई टॉपिक देती है तो मैं बोल लूँगी, क्योंकि मुझे आदत है, मैं हर रोज़ 2-2 3-3 घंटे पूरे पूरे दिन, आधी रात, अभी भी रात के कितना टाइम हो रहा है, 2-3 बज रहे हैं, और मैं अभी भी आपको बोल ही लूँ। तो ये कि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे दिमाग को, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, सबको बोलने की आदत हो चुकी है, तो मैं बोल लूँगी। लेकिन अगर कोई नया बंदा खड़ा कर दिया तो वो कैसे बोलेगा? ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आशु अभिनय बिना पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किया जाता है। कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई रिहर्सल भी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट है, एज इट इज फटाफट हुआ, ठीक है। आशु अभिनय बिना पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किया जाते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रैक्टिस के। आपको पता ही नहीं है टॉपिक क्या होगा, ठीक है। आशु अभिनय त्वरित रूप में किया जाता है, मतलब प्रेजेंट टाइम पीरियड में होगा, पहले उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। पद, भाव एवं विचारों की मुख्य मुद्राओं एवं शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ये आप अपनी फुल बॉडी यूज़ करके, फेस फेस एक्सप्रेशन, आपके हाथों के जेस्चर, ये सब यूज़ करके आप फटाफट उसी टाइम पीरियड पे करोगे। आशु अभिनय का मुख्य उद्देश्य भाषा, संचालन, गति आदि, कल्पना, आपकी इमेजिनेशन पावर, भावनात्मक स्मृति, आपको कितनी चीज़ें याद हो रही हैं, ये सारी चीज़ों पे स्मृति आपकी, मध्य से ध्यान केंद्रित करते हुए दर्शकों तक पहुंचाना है। मतलब ये कि इसमें आपकी, मतलब मेंटल एबिलिटी देखी जाएगी कि कितना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, कितना आप बोल पा रहे हो उस टॉपिक पे और डर नहीं रहे,
बिना ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं पता फटाफट उसी वक्त बोलना है ऐसे टॉपिक पे जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों का, हाथ पैर, ये सारी चीज़ों का क्या है यूज़ होता है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, इनके माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी भी विशेष परिस्थिति में आपके मस्तिष्क में उपजे कोई भी विशेष परिस्थिति दे दी, जैसे एग्जाम्पल मान लो आपको परिस्थिति दे दी पर्यावरण, ये ले लो, ठीक है, आपका क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसके बारे में आपको बोलना, पर्यावरण लिखा हुआ आपका टॉपिक, अब इसके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो। तो आपके मस्तिष्क में जितनी चीज़ें होंगी वही तो बोलोगे। अगर मान लो कोई बंदा है उसको पता ही नहीं पर्यावरण के बारे में, पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, तो वो कैसे बोल पाएगा। तो ये इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी को देखा जाएगा, ठीक है। उपजे भाव, आपको कितनी बातें उसमें पता है, विचार, बुद्धि का संतुलन कि कैसे आप उस चीज़ को मैनेज करोगे, प्रयोग करते हुए अभिनय किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको 3 चरणों में किया जाता है, इसके 3 पार्ट हैं। क्या है, आरंभ, विकास और अंत। आपको स्टार्ट करना है, पर्यावरण का टॉपिक मैंने आपको दिया है, इसके बारे में आप स्टार्ट करो, फिर उसका विकास मतलब उसको बढ़ाओ कि क्या क्या चीज़ें उसमें, आप ग्लोबल वार्मिंग बोलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस बोलो, सारी गैसेस का नाम ले दो, कार्बन डाइऑक्साइड, ईथेन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गैसों का नाम बता दो, जल का जो ये जल हम खराब कर रहे हैं, प्रदूषित किया जा रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं करते हम, केमिकल्स वगैरह को पानी में छोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते जाओ। फिर क्या अंत, एंड कैसे करोगे, एंड क्या करोगे, ये बोलोगे ना कि ये पृथ्वी हमारा घर है, हमें इसे बचा के रखना है, अगर ये नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें। स्टार्ट कैसे करोगे, फिर उसका विकास कैसे करोगे, फिर अंत कैसे करोगे। ये तब पॉसिबल है जब उस बंदे के पास थोड़ी तो प्रैक्टिस हो, उसको बोलना आता हो, उसको उस टॉपिक के बारे में कुछ तो पता हो, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आप किसी गांव के बंदे को लाके खड़ा कर रहे हो, उसको कुछ ही नहीं पता, उसको पढ़ना ही नहीं आता, उसे ये सारे टॉपिक्स भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो फिर वो कैसे बोल पाएगा। तो ये कि थोड़ा उस बंदे के पास, उसका जिस बंदे के पास आपका मानसिक स्तर जो है, सेंस ऑफ ह्यूमर होगा ना, वो बोल लेगा, वो नहीं डरेगा। सेंस ऑफ ह्यूमर जिस बंदे का अच्छा, वो फटाफट निकाल देगा। 10 मिनट क्या, वो 50 मिनट भी ख़त्म कर ले जाएगा खींचता खींचता, ठीक है। ये है आपकी आशु अभिनय, ठीक है। आशु अभिनय के मुख्य बिंदु में क्या आ गया, दी गई परिस्थिति, जो भी आपको टॉपिक दिया जा रहा है उसके बारे में आपको अपने पूरी दिमाग की ताकत लगा देनी है कि ये टॉपिक क्या है, उसके बारे में आपको पूरी बात ढंग से पता हो, दी गई परिस्थिति जो भी सिचुएशन आपको मिल रही है, कल्पना, फटाफट उसी वक्त ऑन द स्टेज आपको कल्पना करनी है। और ये कौन कर पाएगा, जो बंदे इमेजिनेशन करने वाले होते हैं ना, जो सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, वो, ठीक है, कि उस बंदे के पास इतना ज्ञान हो कि वो बोल पाए उसी समय प्रस्तुत, जो आपका टाइम पीरियड है उसमें संवाद भूलने का, मतलब आपके पास तो टाइम नहीं है कि बीच में आप पॉज ले लो, भूलने का आपके पास क्या है, अवकाश नहीं है, टाइम ही नहीं है इतना कि आप बीच में स्किप कर दो या टाइम ले लो। ऐसे नहीं फटाफट बोलना है, रुकना नहीं है, गलती नहीं करनी। कल्पना में क्या है, इमेजिनेशन ऐसी करो जो लोग उससे कनेक्ट हो पाए, ये नहीं कुछ भी बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ढंग की अच्छी और बेहतर कल्पना हो। और ये कौन कर पाएंगे, जो बड़े दिमाग वाले होते हैं ना, जिनकी अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है जिन लोगों का, वो फटाफट स्मृति वो कर पाएंगे, कल्पना। नेक्स्ट क्या है, भावनात्मक स्मृति, फीलिंग्स हो उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। यह भी कल्पना का ही एक हिस्सा है। भावनात्मक स्मृति है तो कल्पना का, इमेजिनेशन का हिस्सा है, बट ये कि आशु अभिनय करते समय अभिनेता और अभिनेत्री जो भी एक्टर है, जब प्रदत्त परिस्थितियों पर विचार करते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन आपको दी है जो भी हो, तब भावनात्मक स्मृति सक्रिय हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो दुख का कोई टॉपिक दे दिया है ना, किसी की मृत्यु वगैरह का, जो भी वो व्यक्ति है उसकी खुद के जीवन में किसी का अगर ऐसे हुआ हुआ है, लॉस, लाइफ का लॉस हुआ हुआ है, तो वो उससे क्या है, कनेक्ट कर पाएगा। तो ये क्या है, कलाकार इस स्मृति के आधार पर अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी घटना को पुनः जोड़ता है, जो भी उसकी लाइफ में उसको फिर वो याद आएगा, फिर वो उस हिसाब से एक्टिंग करेगा, फिर उस घटना को दी गई परिस्थितियों से जोड़कर वह भाव और मंच प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया कि दुख भरा टॉपिक दे दिया, किसी का मृत्यु का है, तो उसके जीवन में किसी का जिसको उसने खोया होगा, उसके बारे में वो, उसको पता है कि इसमें इस सिचुएशन में मुझे कैसा फील हुआ था, मैंने क्या महसूस किया, मैंने कैसे कंट्रोल किया, तो वो इसके बारे में बोल पाएगा, ठीक है। भावनात्मक फीलिंग्स जिसमें ऐड हो रही हो, ध्यान केंद्रित करना मतलब क्या, फोकस। अब देखो बच्चे, ध्यान का मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, अंधेरे कमरे में बैठ के एक साफ सुथरे अच्छी जगह बैठ के भगवान को याद करना, वैसे वाला नहीं है। देखो, आशु अभिनय के लिए जितना महत्वपूर्ण भूमिका कल्पना की है, उतनी ही महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया। अभी तक हमने सारी इमेजिनेशन पावर की बात की है, ब्रेन की बात की है, वो तो है ही, उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। इस योग के समाधि या मेडिटेशन कहते हैं, इसे क्या है, समाधि मेडिटेशन कहते हैं।
लेकिन आशु अभिनय में यह मेडिटेशन थोड़ा सा अलग है। जो आप समझ रहे हो ना मेडिटेशन, वो वाला नहीं है। इसमें एक स्थान पर बैठकर ध्यान केंद्रित नहीं करना, जो हम करते हैं ना ऐसे सीधे बैठ जाते हैं, हाथ सीधे और आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं, वो नहीं है। बल्कि मंच से पहले फिर मंच पर सारी क्रियाओं को ध्यान में रखकर आशु अभिनय की गति गति दी जाती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मेडिटेशन वो वाला नहीं करना, आपको स्टेज पर जो भी आपका टॉपिक है उस पर पूरा फोकस कर देना है। क्या आप कर रहे हो, आपका फोकस उस पर होना चाहिए, ध्यान केंद्रित उस टॉपिक पे, यानी खोए हुए हैं दुनिया में, उस टॉपिक पे आपका ध्यान होना चाहिए। क्या है मंच के कार्य व्यापार में, क्या है बेटा कि मंच की सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि मंच क्या है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ पे आना है जाना है, ये सब तो पता हो। पता चला आपको एग्जिट ही नहीं दिख रही, टक्कर खा रहे दीवार में, ये सब नहीं, मंच के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक तो टॉपिक ऐसा है जो फटाफट उसी वक्त मिल रहा है, तो आपको एग्जिट एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कहाँ से लेनी है, ये सारी चीज़ें बेसिक, बिल्कुल बेसिक बातें बोली हैं इसमें तो इन्होंने। ठीक है, आशु अभिनय में पहले मंच पर जो भी कार्य व्यापार होगा उससे संबंधित क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे कैसे है, कैसे पर्दा उठेगा, क्या होगा, ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। रंगमंच पर जो भी अभिनय कार्य किया क्रिया होगी उसमें निर्णय नहीं होना चाहिए, मतलब निरुद्देश, मतलब कुछ ये ना हो टकरा रहे हैं आपस में, कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, कुछ किसी को पता ही नहीं, तो ये कब किसकी एंट्री कब किसका एग्जिट है, ये सब पता होना चाहिए। रचनात्मकता, क्रिएटिवनेस, देखो स्टेज पे खड़ा कर रहे हो और ऐसा टॉपिक दे रहे हो जो उस बंदे को भी नहीं पता मुझे क्या टॉपिक मिलेगा, उस पर उसको एक्टिंग करके दिखानी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो, जिसकी क्रिएटिवनेस अच्छी हो, जो सोच सके। ठीक है, तभी तो वो कर पाएगा। तो इसमें रचनात्मकता तो है, क्रिएटिवनेस जिस बंदे में होगी वो कर पाएगा। वो क्या ऐसा बोले कि लोग बोर भी ना हो, लोग सुन ले उसकी बात, ये नहीं कि लोग खड़े होकर जा रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। क्रिएटिव हो कि लोगों को बांध के रखे। ठीक है, आशु अभिनय में कलाकार हो या कोई भी हो, निर्देशक हो या नाटक प्रदर्शन से जुड़ा अन्य व्यक्ति हो, रचनात्मक या क्रिएटिव होना आवश्यक है उसका। मतलब ये कि जितने भी बंदे ये मंच इसमें जाते हैं ना नाटक वगैरह में, ये सारे क्रिएटिव होते हैं, इनको सोचने की में इमेजिनेशन पावर इनकी अच्छी होती है कि अब कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होनी चाहिए, ताकि समय समय पर सृजनात्मकता, क्रियात्मकता, ये जो है ना रचनात्मकता, इसी को सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिवनेस को, उसके परिवर्तन करें और लोगों को क्या है जोड़ के रखें, लोग बोर ना हो जाए। आत्मविश्वास, ये तो देखो सबको पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं है व्यक्ति में तो फिर वो डूब गया, फिर से कोई नहीं बचा सकता, बिना पानी के खड़े खड़े डूब जाओगे आप। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, स्टेज पे अगर आपको खड़ा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है इसमें, कोई अगर आप नहीं भी बोल पा रहे तो क्या हो गया, डरने वाली बात क्या है, जो आपके मन में है आप वो बोल दो। ठीक है, हार जीत मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है आपने कितना एफर्ट डाला, आपने कितना किया। ठीक है, तो ये कि आत्मविश्वास तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिंग वाले करियर में। नाटक अगर आप करने जा रहे हो तो आप में इतना तो हिम्मत होनी चाहिए कि आप बोल सको, एक्टिंग कर सको। टॉपिक अगर आशु अभिनय का मिल रहा है कि आपको पता नहीं है क्या होगा, तो इतना तो कॉन्फिडेंस हो कि आंखों में आंख मिला के जनता से, सारी जनता, पता है एक व्यक्ति जब स्टेज पे खड़ा होता है ना और सारी जनता जब ऐसे देख रही होती है, सबका ध्यान इस पे होता है, तो ना बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि लाख इतने सारे लोग सब तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम सिर्फ एक अकेले इतने बड़े स्टेज पे हो और इतनी भीड़ बैठी है और सब तुम्हें ही देख रहे हैं, तो वो जो फीलिंग है ना वो ऐसा लगता है कि अरे हम कैसे लग रहे होंगे, हमारा शरीर कैसा लग रहा है, तो वो जो दिमाग में है ना वो बड़ा खुद को समझाना कि हम सही अच्छे लग रहे हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि मैं अपने क्लास में खड़ी होती थी ना, मेरी स्पीच वगैरह होती थी, तो मेरे को ऐसा फील होता कि मैं ठीक तो दिख रही हूँ ना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बोलने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बोल लेती थी, मेरे प्रेजेंटेशन वगैरह में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरे को दिक्कत इस बात से होती थी, मुझे लगता था मैं दिख कैसे रही हूँ, और वो था स्कूल, मेकअप तुम कर नहीं सकते, बाल वाल भी कुछ नहीं कर सकते, और गर्ल्स स्कूल में थी मैं, तो फिर भी मुझे वाली फीलिंग आती थी कि इतनी बड़ी क्लास बड़ी थी हमारी, कि मुझे सब देख रहे हैं, सबकी आंखें मेरी तरफ है। लड़कियां तो बोल भी नहीं पाती थी, मतलब इतना डरती थी। एक तो लड़की ऐसे खड़ी खड़ी ऐसे उसको चक्कर आ गए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि क्या होगा। टीचर तो कुछ कह भी नहीं रहे, टीचर डांट नहीं रही थी, लड़कियों को डांटते भी कहाँ है, लड़कियों को कौन डांटे, लड़कियों को सिंपैथी मिल जाती है, कुछ नहीं बोलेंगी मैम। पर ये कि फिर भी वो जो हेजिटेशन होती है ना उस लड़की को इतनी थी, वो उसको ऐसे चक्कर सा आ गया, उसको हमने बिठाया कि बहन तू बैठ जा, तू मत दे प्रेजेंटेशन, कोई बात नहीं, 20 मार्क्स की प्रेजेंटेशन के चक्कर में गिर जाएगी तो लग जाएगी। तो ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो तो होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी चले जाओ, कॉन्फिडेंस मस्ट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को पूरा भरोसा होना चाहिए
कि जो भी वो प्रस्तुत कर रहा है वो सफल हो पाएगा या असफल हो पाएगा। अगर वो भरोसा कर पा रहा है और उसका भरोसा है तो फिर सफल होगा, वरना क्या है, असफल हो जाएगा। अपने ऊपर से पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि रीज़न क्या है कि रंगमंच पर जो भी प्रदर्शित हो रहा है वो सत्य तो नहीं है, लेकिन सत्य का अभाव है। ठीक है, रियलिटी थोड़ी है जो नाटक हो रहा है, सबको पता है वो नाटक है, पर करना ऐसे, दिखाना ऐसे कि लोगों को लगे हाँ भाई सच है, लोगों को उसे देख के मज़ा आए। मूवीज़ जो होती है रियल थोड़ी होती है, पर हमें उसे देख के अच्छा लगता है। तो क्या करते हैं, वो एक फेक सिनेरियो बनाते हैं जिसे देख के हमें अच्छा लगता है। जैसे हमें हमारे दिमाग में फेक सिनेरियो बनाते हैं ना, इमेजिनेशन पावर करके, जिसमें हम सब कुछ होते हैं, वैसे ही वो मूवी में दिखाते हैं जो हमें अच्छी लगती है। तो ये कि सारी गेम जो है ना वो कॉन्फिडेंस की ही है। स्टेज पे जाने से पहले अगर अपने आप को तुमने वाली बात बोल दी कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर लिख के ले लो वो तुमसे नहीं हो पाएगा। और अगर स्टेज पे जाने से पहले तुमने वाली बात बोल दी खुद को, कोई और क्यों बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें खुद को वाली बात बोलनी है स्टेज पे जाने से पहले कि मैं इस स्टेज पे संभाल लूंगी सब कुछ, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेन बात। जीवन की बातें बता रही हूँ मैं आपको पढ़ाती पढ़ाती। ठीक है, थीम थिएटर गेम्स। अब इसमें क्या है, ऐसी गेम्स जो बच्चे के दिमाग के ऊपर प्रभाव डालती है। ठीक है, प्रभाव कैसे, अच्छे, बुरे नहीं, अच्छे। जैसे वो था ना सिटअप वाला, सिट डाउन सिट डाउन, उस पर क्या होता है, बच्चे का दिमाग उन जो बंदा बोल रहा है, पूरी क्लास का होता है ये। सिट डाउन वाली गेम पूरी क्लास की होती है। जो एक बंदा बोल रहा होता है ना, सबका दिमाग उसकी बात पे जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, सबका फोकस उस पर चला जाएगा। तुम्हारे खुद के सारे जो पीछे बैकअप में थॉट्स चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, बेना बात के हर वक्त चलते रहते हैं, वो सारे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो उस टॉपिक पे चला जाएगा कि वो सामने वाला बंदा जो वो क्या बोलेगा अगला वर्ड, कि वो सिट के बाद दोबारा सिट बोल देगा, या फिर उसके बाद दोबारा से सिट बोल देगा 3 बार। वो ये होता है कि सिट वो अपनी बोलेगा, वो दोबारा से सिट बोल देगा, फिर वो सिट के बाद डाउन बोल देगा। तो मिलते जुलते जितने वर्ड होते हैं ना सिनोनिम्स, वो सारे यूज़ करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है वो क्या बोल रहा है। तो इससे क्या है, आपकी जो ब्रेन की पावर है ना उसका फोकस लेवल बढ़ता है। ठीक है, एकाग्रता बच्चे की बढ़ती है ऐसी गेम्स से, जिसमें क्या है आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आउटडोर की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी क्लास में कर सकते हो। थिएटर एक जगह होती है थिएटर, उसमें बैठ के भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये सारी ही गेम 500+ गेम्स दिखा रखी हैं। ठीक है, बुक में आप देखना, बुक में बहुत सारी गेम्स हैं। बुक में भेज दूंगी, अगर जिस बच्चे के पास मानना हो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो, उसमें मैं सारे पीपीटीज वगैरह भेजती हूँ, पीडीएफ भेज दूँगी बुक की, उसमें पूरे 500+ गेम दिखा रखी है। मैं आपको मेन मेन सारी दिखा दूंगी, उस गेम का क्या उपयोगिता क्या है वो पढ़ेंगे। और ये गेम्स होती किस लिए है, बच्चे के जो दिमाग की सोचने और समझने की जो क्षमता है ना, ये सब बढ़ाने के लिए। ठीक है, बच्चे का फोकस उस बात पे होगा। ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं। एक वो होती है कि आँख पे पट्टी बांधी जाएगी और कौन कहाँ खड़ा है आपको वो ढूंढना है। वो कैसे होगा, कानों से। तो कौन सा आपका सुनने की जो क्षमता वो बढ़ेगी, आपका सारा फोकस आपकी सुनने की क्षमता पे जाएगा। तो क्या है, आपका फोकस एक जगह केंद्रित हो गया ना। तो यही तो करना है, फोकस लेवल बढ़ाना है। इन सब चीज़ों से फोकस आपका बढ़ेगा। जो हर वक्त आपके थॉट्स चलते रहते हैं ना वो रुक जाएंगे, किसी एक चीज़ पे फोकस हो जाएगा, और इससे एकाग्रता बढ़ती है, फोकस आपका बढ़ेगा। तो यही बोल रहे हैं कि जो आपकी ये खेल है, रंगमंच और जीवन में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखो, जब हम बाहर खेलने जाते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पे। रैकेट खेलने चले जाओ, साइकिलिंग करने चले जाओ, वॉलीबॉल खेलने चलो, कुछ भी अपने दोस्तों के साथ खेलोगे ना, बहुत अच्छी फीलिंग होती है खेलने की। शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी बाहर जाओगे, शरीर चलेगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, उससे अच्छी बेस्ट कार्डियो कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, और ये कि दोस्तों के साथ खेलोगे तो नई चीज़ें सीखोगे, सहयोगिता सीखोगे, एक दूसरे से बात करना, हेल्प, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं गेम में इंक्लूड। तो ये, और जो ये थिएटर गेम्स है इसमें सब में रीज़न यही है कि आपको टीम वर्क सिखाया जाएगा, ब्रेन पावर होगी, एकाग्रता पे किया जाएगा। तो ये एक सृजनात्मक विकास होगा बच्चे का, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि अब क्या होगा। अगर आप उसको पजल वाली गेम दे रहे हो तो वो दिमाग लगाएगा अपना, दिमाग उसकी तारें खुलेंगी ना उसकी, वो दिमाग लगाएगा उस गेम में कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ। पजल वाली गेम दे दो बच्चे को, वो उसमें पूरा ध्यान लगा देगा अपना कि क्या करना है इसमें, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि बुद्धि, स्मरण शक्ति, याद करने की वो। और जो वो सिट डाउन वाली गेम थी ना, उसमें ये होता है कि पूरा ध्यान उस बंदे के उस पर चला जाता है, और हमारी सुनने की क्षमता पे फोकस होता है। हम सारे थॉट रुक जाते हैं, हम सुनते हैं ध्यान से कि अगला वो शब्द क्या बोलेगा। ठीक है, खेल खेल में कुछ बनाना, ये सारी चीज़ें, जीव जंतु बनाना, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब आगे इसकी एक गेम भी देख लेंगे। एक ये ले रहे हैं, तो गेम का नाम क्या है, खेल का नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं। गेम का नाम है, अवधि क्या है, 5-10 मिनट, प्रतिभागिता 1 या 1 से अधिक, कोई भी, मतलब पूरी क्लास भी ले सकते हो।
अब इसमें क्या करना है, इसमें छात्र कमरे में सब जगह फैल जाते हैं, हर जगह पे बच्चे घूम गए सारे, कोई रस्सी कूदते हैं, कोई चलते हैं, कोई नृत्य करते हैं। यह सभी क्रियाएं जल्दी जल्दी की जाती है, फटाफट करनी है। जब उन्हें रोकने के लिए स्टॉप बोला जाएगा तो उन्हें उसी अवस्था में रुकना होगा, जो चीज़ उसमें है उसको वहीं रुकना होगा। ठीक है, स्टॉप वॉच वाली गेम, ऐसा हम तो इसे स्टॉप वॉच कहते थे, इन्होंने ये वाली बोली कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या थिएटर गेम्स के अनेक रूपों में से इसमें पूरी लिस्ट दे रखी थी, जिसमें से मैंने एक निकाली और एक सिट अप वाली मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस समय समय पर करवा रहे हैं, जिसमें ये कि बच्चे का एकाग्रता का लेवल जो है वो बढ़ेगा, बच्चे का पूरा फोकस गेम में आ जाएगा। खेलेगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। ठीक है, दोस्ती होगी, दोस्त बनेंगे, बात करेगा उनसे, घुलेगा मिलेगा। तो अब ये कि जो थिएटर गेम्स है, इतनी सारी इन्होंने गेम्स बना रखी है अलग अलग प्रकार की, जंपिंग जैक वाली, और सारे जितने भी खेल हैं ना वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, उपयोगिता कि इससे फ़ायदा क्या है, तो ये क्या है कि छात्र ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, फोकस होगा, ऐसी गेम्स जिसमें बच्चे का फोकस हो रहा है। त्वरित प्रक्रिया देना सीखेगा, त्वरित मतलब क्या होता है, क्विक, फटाफट वो करना है। जो मैं गेम बता रही हूँ ना, सिट और डाउन वाली, उसमें क्या होता है, फटाफट हमें प्रक्रिया करनी दी है, टाइम थोड़ी, अगर आप फटाफट नहीं करोगे तो आप आउट हो, बाहर आ जाओगे आप। तो क्या है, टीम में काम करना, टीम वर्क सीख जाओगे। जो अभी पीछे आप क्या कर रहे हो, जो गेम थी अभी पीछे वाली, उसमें क्या था, टीम वर्क है, उसमें टीम पर विश्वास भी हो जाएगा आपका, आपकी टीम बन जाएगी। मान लो खो खो खेल रहे हो, उसमें तो टीम चलती है ना, कबड्डी खेल रहे हो उसमें भी टीम चलती है, तो टीम वर्क वाली गेम हो जाएगी। टीम वर्क और टीम पे विश्वास करना, सहयोगिता आपकी बढ़ जाएगी, हेल्पिंग नेचर आपका आ जाएगा, आत्मविश्वास जग जाएगा। गेम खेलोगे तो आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ भाई हम जीत जाएंगे, अपने पर और अपनी टीम पर। टीम बनेगी तो उस पर दोस्ती हो जाती है कि हम, हमारी टीम अलग है, तुम्हारी टीम अलग है, अपनी टीम वालों से तुम्हारे अच्छे संबंध हो जाएंगे। दूसरों पे विश्वास करना, सहयोग करना, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे आप। किसी के साथ जुड़ने की क्षमता होगी, टीम में अपने आप को एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें। अपने साथी कलाकार को प्रति उत्तर देने की कला होगी, अपने साथी प्रतियोगिता में आंसर देना, बोलना सीखोगे। ठीक है, आपसी सहयोग होगा, एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर, आगे बढ़कर काम करने की प्रकृति, नए वातावरण को पहचानना। खेलने जा रहे हो तो कहीं और जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज में या ग्राउंड में जा रहे हो, नई चीज़ों को देखोगे, अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ेगी, बोलना आप सीखोगे। गेम अगर खेलो तो बोलोगे तो सही। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की वो होगी, निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी, फोकस देखने पे कि हुआ क्या। मान लो आपका एक गोल कट गया तो आप ध्यान दोगे कि कैसे कट गया हमारा गोल, ये सारी चीज़ें। कैसी भी परिस्थिति हो उसका मुकाबला करने की साहस पैदा हो जाएगा। जब आप खेलते हो ना तो आपके मन में वाली बात आ जाती है कि भाई हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। तो वो तो चलो गेम थी, वो सिर्फ एक गेम थी, आपने उसमें मन बना लिया, आप उसे जीत भी गए, तो आपके दिमाग को ये बात पता चल जाएगी कि हाँ भाई मेहनत की तो जीत जाएंगे। अब जब आज से 2-3 साल बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठोगे ना, तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। जैसे गेम में आपको अपने ऊपर विश्वास था ना कि हाँ मैं जीत जाऊँगा, मैं जीत जाऊँगी, वही सेम चीज़ जब पढ़ने बैठोगे ना उस टेबल पे, तब आपके मन में दोबारा से वाली बातें आएंगी कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम भी जीत जाऊँगी। कैसे, क्योंकि मैं पहले भी खेलती थी, मैं जीत जाती थी, तब भी मैंने मेहनत की थी, मैं जीत जाती थी, अब भी मैं मेहनत करूँगी, पढ़ाई करूँगी, सिलेबस कवर कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, मैं जीत जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, साहस पैदा हो जाता है इंसान के दिमाग में। एक वो होता है ना, जीतने की जो पावर है, जीत की जो खुशी है, वो मिल जाती है इंसान को। अपनी उपस्थिति का ज्ञान होता है, अपने खुद के बारे में तुम समझ आएगा भाई मेरी क्या सिचुएशन है, मेरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं बाहर वाले बंदे, मेरी क्या पोजीशन है, अपनी खुद के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। विभिन्न आवाज़ों को पहचान पाएंगे, फोकस लेवल बढ़ेगा ना, फिर अलग अलग आवाज़ों के प्रति आपका दिमाग क्या है, सचेत हो जाएगा। अपने में अपने आप को खोज पाना, मतलब अब सेल्फ, अपने बारे में आपको पता चल जाएगा ना कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मुझे कौन सी गेम पसंद है, मुझे क्या दिक्कत हो रही है, अपने बारे में जान पाओगे। भावों को, भावनाओं को पहचान पाओगे, अपनी फीलिंग्स आपको पता चल जाएंगी। अपनी आवाज़ को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्षमता का विकास होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर आप जा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि लोग कैसा बोल रहे हैं, फिर उस हिसाब से मुझे कैसा बोलना है, कहाँ पर कैसा बोलना है। सबसे एक भाषा में बात नहीं की जाती हुई, जो लोग अच्छे उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, जो बुरे हैं फिर उनसे बुरी आवाज़ में बात की जाएगी। अगर कोई हमसे अकड़ के बोलो तो फिर उससे प्यार से थोड़ी ना बात करेंगे, फिर उसको जवाब उसी भाषा में देंगे। बाकी सबसे प्यार से बात की जाएगी, सबसे प्यार से बात करो। जहाँ ज़रूरत पड़े फिर अपनी आवाज़ को पिच भी तुम्हें चेंज तो करनी पड़ेगी, है ना। तो इस सृजनात्मकता को बढ़ावा, सृजनात्मक क्या, आपका क्रिएटिवनेस होती है ना, क्रिएटिव थिंकिंग, वो बढ़ेगी। सक्रियता और स्वाभाविकता के तालमेल बिठाना, सक्रियता क्या, क्विक, वो जैसे खो खो वाली गेम है या कबड्डी वाली गेम है, जो ऐसी गेम है उसमें आपको फटाफट ध्यान रखना पड़ेगा ना, खो नहीं सकते आप किसी चीज़ में। चलिए, चैप्टर आपका फिनिश है बेटा, अच्छा चैप्टर था काफ़ी,
और बहुत सारी जीवन की बातें भी होगी इसमें। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। किसी को कुछ ना समझ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। और ये कि सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस अच्छी लगी, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, समझ आ रही है बात, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। 80% ऐसे व्यूवर्स हैं बिना सब्सक्राइब करे जा रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है, सब आ रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, वीडियो देख के भाग जाते हैं बच्चे। सब्सक्राइब करके जाना।